हेलो गाइस, मेरा नाम है वीरेंद्र प्रजापति और मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है। आज हम लोग 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, एरा ऑफ कोल्ड वॉर, इसको हम पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। आप लोग स्टोरी वे में सारा मैं चैप्टर आपको समझाऊंगा और स्क्रीन पर आपको नोट्स जो हैं वो भी चलते हुए दिखाई देंगे। आप नोट्स को भी अपना नोट कर सकते हैं। अपने साथ पेन कॉपी रखिए, एक नोटबुक रखिए और नोट्स को साथ साथ उतारते चलिए, समझते चलिए मैं क्या चीज़ें बता रहा हूँ। एनसीईआरटी से सारा लेकर के हम सारा कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं, सब कुछ बताया हुआ है और एग्ज़ाम में इससे इधर कुछ भी नहीं आने वाला, ये मैं आपको बता रहा हूं। जो मैं आपको पढ़ा देता हूं अभी, ये पढ़ा देने के बाद एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना और फिर देख लेना जो मैंने पढ़ाया क्या वो पेपर में था या नहीं था। आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा जो मैंने चीजें पढ़ा रहा था वो एग्जाम में आती हैं। और अभी के नहीं, आप पिछले 10 साल के पेपर भी उठा करके देखोगे तो आपको वह सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो मैं इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स बताने वाला हूं। इतना सारा नहीं बताऊंगा, सिर्फ उतना बताऊंगा जितना नॉलेजेबल है, जितना आपको जरूरत है, जितना आपको पेपर में आता है। इसके अलावा मैं आपको और कुछ नहीं बताने वाला हूं। बस पेपर के अंदर आप अच्छे से अपना क्वेश्चन लिख सकें, अच्छे से अपना आंसर दे सकें और हर एक अट्रैक्टिव आंसर लिख सकें, ये ऐसे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों शुरू करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर हमारा पॉलिटिकल साइंस का, शीत युद्ध का दौर। इस चैप्टर को हम समझते हैं, पहले ये जानना जरूरी है कि शीत युद्ध आपका ये है क्या और ये कैसे शुरू होता है। तो पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, साथ साथ में स्क्रीन पर नोट्स भी चल रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा और पेन कॉपी लेकर के आप उन नोट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप देखिएगा, ये आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जो शीत युद्ध की हम बात करते हैं, शीत युद्ध क्या है, तो पहले ये जानना जरूरी है कि 1945 में हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ था। इससे पहले हमारा एक और वर्ल्ड वॉर हुआ, वो वर्ल्ड वॉर हुआ हमारा 1914 से लेकर 1918 के बीच में वो चला। दूसरा वर्ल्ड वॉर हमारा 1939 से लेकर 1945 के बीच में वो चला। फ्रेंड्स, ये जानना जरूरी है कि ये जो दूसरा विश्व युद्ध था, ये विश्व युद्ध दो लोगों के बीच में था। वो कौन कौन थे? मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र, इन दोनों के बीच की ये लड़ाई थी। जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस थे और जो ध्रुवी राष्ट्र थे उसमें इटली, जर्मनी और जापान थे। इन्हीं दोनों के बीच की ये लड़ाई थी। और होता क्या है कि 1945 तक आते आते ये विश्व युद्ध इतना चरम सीमा पर पहुंच जाता है कि अमेरिका जापान के ऊपर परमाणु हथियार गिरा देता, हिरोशिमा और नागासाकी, दो शहरों पर। विश्व ने इसकी बहुत आलोचना की कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अमेरिका इसलिए ऐसा करना चाहता था, ये विश्व जानता था कि जापान अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करने वाला है। फिर भी अमेरिका ने जापान के ऊपर अटैक किया। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह था और दुनिया इस बात को लेकर के सोच रही थी अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। लेकिन अमेरिका इससे दो मैसेज देना चाहता था। पहला मैसेज तो वो कि वो सोवियत संघ को डराना चाहता था इस बात से कि भी विश्व के अंदर केवल मैं ही महाशक्ति बनकर रहूंगा। और दूसरा, अमेरिका ने परमाणु हथियार गिरा करके जापान को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, उसको दो शहरों को बिल्कुल उसका विनाश कर दिया। इस बात से वो मैसेज ये देना चाहता था कि वे बहुत बड़ी परमाणु शक्ति भी है। अब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। अब कहानी शुरू होती है शीत युद्ध की। तो ये शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध से वर्ड हमारे दिमाग में बार बार एक वर्ड चल रहा है कि अंग्रेजी में हम बोलते हैं कोल्ड वॉर, इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड वॉर और हिंदी शीत युद्ध। तो अगर हम सोचे शीत युद्ध क्या है, तो शीत युद्ध कोई ऐसा युद्ध नहीं है कि कई बार हमारे दिमाग में चले कि भाई ठंडे इलाके में यह हुआ हो, यूरोपियन कंट्री में हुआ था तो इसलिए इसको शीत युद्ध बोलते हैं क्योंकि वो ठंडे इलाके के अंदर हुआ था। नहीं, शीत युद्ध इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विचारों की लड़ाई है। ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है जहां पर कभी भी डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ, कभी भी डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ। 45 सालों तक लड़ाई चली है, 1945 से लेकर के 1990 तक शीत युद्ध चला, लेकिन कभी भी डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई। आप देखते रहिए। तो शीत युद्ध क्या है? तो जो मेरे स्क्रीन का आपके ऊपर नोट चल रहे हैं, ये शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है इसमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया को दो महाशक्तियां यूएसए और यूएसएसआर के मध्य जो तनाव उत्पन्न जो हुआ था उसको शीत युद्ध कहते हैं। समझिए, पहले ये शीत युद्ध में जो तनाव क्यों उत्पन्न हुआ अमेरिका और यूएसएसआर के मध्य, पहले ये जानना जरूरी है। देखिए, यूएसए जो था, यूएसए
पूंजीवादी विचारधारा का मानने वाला था। वो मानता था पूंजीवादी विचारधारा को। पूंजीवादी विचारधारा क्या होती है? इसको बोलते हैं हम कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को वो पूंजीवादी विचारधारा को मानता था। तो पूंजीवादी विचारधारा क्या होती है? इस विचारधारा में पूंजीपतियों का बोलबाला होता है और धनाढ्य लोग जो होते हैं, पैसे वाले जो लोग होते हैं, बिजनेसमैन, उद्योगपति जो लोग होते हैं, उनका अधिक बोलबाला इस व्यवस्था के अंदर होता है। और इस व्यवस्था में अमीर अमीर होता चला जाता है, गरीब गरीब होता चला जाता है। क्योंकि जो लोग पैसे वाले, धनाढ्य लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, बिजनेसमैन जो लोग हैं, उद्योगपति जो हैं, वो अपने पैसों से बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना कर लेते हैं। और पूंजीवादी व्यवस्था जो है उसके अंदर जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि पूंजीवादी व्यवस्था में सब कुछ निजी रहता है। निजी माने प्राइवेट। हर उद्योग पर, हर जितना भी उद्योग है, चाहे छोटे उद्योग हो या बड़े उद्योग हो, प्रत्येक उद्योग के ऊपर एक व्यक्ति का या एक संस्था का या एक समूह का उसके ऊपर आधिपत्य होता है, कंट्रोल होता है। और वहीं अगर हम बात करें साम्यवादी व्यवस्था की, तो जो साम्यवादी व्यवस्था जो होती है वो ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष का कंट्रोल नहीं होता है। वहां पर समाजवाद होता है। समाजवाद माने जितने भी आपके संसाधन हैं, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर मेडिकल सिचुएशन हो या फिर आपका किसी भी प्रकार की संपत्ति, विद्यालय हो, शिक्षा हो, अस्पताल हो, सभी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर, रेलवे हो, चाहे किसी भी आप जो मूलभूत जो किसी भी राष्ट्र की जो रिसोर्सेज होते हैं, हर संसाधन के ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है। वहीं पूंजीवाद में व्यक्ति विशेष का नियंत्रण होता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नियंत्रण होता है। आप दोनों में अंतर समझिए कि पूंजीवाद में एक व्यक्ति विशेष का किसी भी संसाधन पर, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कोई भी उद्योग हो, कोयला उद्योग हो, आपका शिक्षा हो, आपकी हॉस्पिटल हो, जो चिकित्सा का क्षेत्र हो, इन सब चीजों पर निजी व्यक्ति का नियंत्रण होता है। और वहीं साम्यवादी हम देखते हैं, साम्यवाद में सब के ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है। साम्यवाद में सरकार का नियंत्रण होने का कारण यह है कि साम्यवादी व्यवस्था के अंदर सरकार का एक मूल उद्देश्य यह होता है कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा जन कल्याण करना। वहां पर हर चीज के ऊपर जो साम्यवादी व्यवस्था है उसमें सरकार का नियंत्रण आपको देखने को मिलेगा। और पूंजीवाद के अंदर प्रत्येक उद्योग पर, अधिकतम जो उद्योग होते हैं उस पर किसी व्यक्ति विशेष का आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप गूगल देखिए, तो गूगल एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपका है। तो गूगल क्या है आज विश्व में? वो एक व्यक्ति विशेष का है। वहीं जो पूंजीवादी साम्यवादी व्यवस्था का सब कुछ सरकार का होता है। अमेरिका के अंदर जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने बड़े बड़े उद्योग हैं, किसी व्यक्ति विशेष के हैं, आप इनको देखिएगा। और वहीं साम्यवादी व्यवस्था के अंदर सबके ऊपर सरकार का नियंत्रण रहता है। तो यही दोनों चीजें जो हैं, यही दोनों चीजें साम्यवाद और पूंजीवाद को एक दूसरे से बहुत अलग करती हैं और उनमें जमीन आसमान का अंतर पैदा करती है। यही वजह थी कि 1945 में जब शीत युद्ध समाप्त हुआ और अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराए, तो उसके बाद विश्व में केवल दो ही महाशक्तियां रह गई। पहली महाशक्ति थी यूएसएसआर और दूसरी महाशक्ति थी यूएसए। और इन दोनों के जो बीच की लड़ाई थी, यह लड़ाई 45 सालों तक चलती रही। इसी को हम बोलते हैं शीत युद्ध का दौर। आपको स्क्रीन पर नोट्स दिख रहे हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है कि शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है इसमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्ति यूएसए और यूएसएसआर के मध्य तनाव एवं संघर्ष उत्पन्न हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के दो नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद समाप्त हुआ। तो ये शीत युद्ध आप यहां से शुरू होता है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। आगे हम देखते हैं कि शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई। तो शीत युद्ध की उत्पत्ति को अगर हम जानना चाहते हैं कि शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके पीछे भी बहुत बड़े कारण हैं। तो शीत युद्ध की उत्पत्ति के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आपकी स्क्रीन जरूरी है कि शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसकी उत्पत्ति को जानने के लिए मुख्य जो कारण थे, उन कारणों का वर्णन हमने दिया हुआ है। आपकी स्क्रीन पर मैंने क्लियर बताया हुआ है कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के अनेक कारण हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात परिस्थितियां बहुत ही खराब हो गई थी और कुछ ऐसे कारण भी थे जिनकी वजह से शीत युद्ध उत्पन्न हुआ। ये डायग्राम के थ्रू हम बता रहे हैं। ये डायग्राम स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आपको दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये 5 मुख्य रूप से कारण हैं। पहला कारण आपका वैचारिक मतभेद है, दूसरा कारण है फुलटन भाषण, तीसरा है मार्शल योजना, चौथा है मोलोटोव योजना,
पांचवा है ट्रूमैन सिद्धांत, और सिक्स्थ आपका जो है वो है सैनिक गुटों का निर्माण। ये 6 कारण हैं जिनकी वजह से शीत युद्ध शुरू हुआ था। तो वैचारिक मतभेद की हम सबसे पहले बात करते हैं कि शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई। आप समझते हो चलिएगा, आप बिल्कुल भी उठ करके मत जाइएगा, अपनी इस पूरी क्लास को एक बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और आपको ये चैप्टर सिर्फ इस 40 मिनट की क्लास में, जितने भी देर की क्लास ये होगी, मैं सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आप उसके बाद जब ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूं, अपना असेसमेंट करने के लिए कोई भी पेपर उठा लेना और पेपर उठा करके देख लेना कि फर्स्ट चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए थे वो मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। एक एक क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में आता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चलिए, जो पहला मैं कारण बता रहा था शीत युद्ध की उत्पत्ति क्यों हुई, तो पहला कारण आपका है वैचारिक मतभेद। तो वैचारिक मतभेद हमने पढ़ लिया, दोनों में विचारों का बहुत अंतर था। शीत युद्ध में यूएसएसआर की विचारधारा जो थी वह थी साम्यवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा, और वहीं जो यूएसए, जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका भी बोलते हैं, उसकी जो विचारधारा, उसकी जो आइडियोलॉजी थी, वो आइडियोलॉजी आपकी थी पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। अब दोनों विचारधाराओं में बहुत अंतर था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था की एडवोकेट करती थी जिसमें सब कुछ प्राइवेटाइजेशन पर डिपेंड था, और वहीं साम्यवादी व्यवस्था के अंदर एक ऐसी व्यवस्था की बात करता था जहां पर सब कुछ सरकार के नियंत्रण में था। तो विचारों की सबसे पहला विचार, वो पूंजीवादी विचारधारा, वो साम्यवादी विचारधारा, तो दोनों की विचारधारा ही बहुत अलग थी, तो इसलिए दोनों के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो गया। तो सेकंड जो आपका है, वो सेकंड आपका आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, फुलटन भाषण। ये जो फुलटन भाषण जो है, ये फुलटन भाषण क्या था, तो फुलटन भाषण अमेरिका में ब्रिटेन में एक स्थान है फुलटन, तो वहां पर एक बार विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्रेसिडेंट थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने अपने एक भाषण में फुलटन में अमेरिका और यूएसएसआर के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कही कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध थे वो बहुत खराब हो गए। तो जो फुलटन भाषण था, वो फुलटन भाषण यूएसएसआर और यूएसए, सोवियत गणराज्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों के बीच में लड़ाई का, शीत युद्ध के उत्पन्न होने का एक बड़ा कारण बना फुलटन भाषण। ध्यान रखिएगा, फुलटन भाषण ब्रिटेन में एक जगह फुलटन है जहां पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने कुछ ऐसी बातें कही जिससे शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत गणराज्य के बीच शीत युद्ध और तेज हो गया। जो तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका मार्शल योजना। मार्शल योजना क्या थी, तो देखिए, मार्शल जो थे अमेरिका के वित्तीय सचिव थे, राज्य सचिव थे अमेरिका के। मार्शल अमेरिका के राज्य सचिव थे। इन्होंने एक ऐसी योजना की बात कही मार्शल के तहत। मार्शल योजना से जानने से पहले हम जानते हैं ट्रूमैन सिद्धांत, फिर मैं मार्शल योजना को आपको समझाऊंगा। आपकी स्क्रीन पर एक ट्रूमैन सिद्धांत भी है, इसका पॉइंट नंबर 3 के ऊपर जो नोटिस किया हुआ है। पहले ट्रूमैन सिद्धांत समझिए। ये ट्रूमैन कौन थे? ट्रूमैन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और अमेरिका के प्रेसिडेंट ये जानते थे कि जो साम्यवादी विचारधारा है वो कब फैलती है, वो कब स्प्रेड होती है। साम्यवाद सिर्फ तब फैलता है जब गरीबी होती है। ध्यान से सुनिए, साम्यवाद सिर्फ तब फैलता है जब गरीबी होती है। इसलिए अमेरिका ने सीधे तौर पर, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, उन्होंने कहा कि हम उन सभी यूरोपियन कंट्रीज को पैसा देंगे, आर्थिक सहायता देंगे, इकोनॉमिक एड देंगे जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, आर्थिक रूप से असक्षम हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, उन लोगों की जो विकास की जो डेवलपमेंट, जो ग्रोथ रेट है वो डेवलप बढ़ेगा। ऐसे में जब उनकी हालत उन देशों के हालत में सुधार जब आएगी, उन देशों की अर्थव्यवस्था में जब सुधार आएगी, तो वो ऑटोमेटिकली वो साम्यवाद की ओर आकर्षित नहीं होंगे, साम्यवाद की ओर अट्रैक्टिव नहीं होंगे, पहली बात। और वहीं यही योजना थी, सेम मार्शल योजना, जो पॉइंट नंबर 4 मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पर, मार्शल योजना के अंदर भी सेम यही बात कही गई थी। मार्शल भी अमेरिका के गृह सचिव थे। उन्होंने कहा कि साम्यवाद केवल तब फैलता है जब राष्ट्र में गरीबी हो, अतः हमें उन राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। ऐसा करने से वो देश साम्यवाद की ओर नहीं बढ़ेंगे, साम्यवाद की ओर आकर्षित नहीं होंगे। जब अमेरिका ने ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना दोनों को नियमों को लागू कर दिया, तो अमेरिका इस बात से यूएसएसआर इस बात से आग बबूला हो गया। उसने कहा कि अमेरिका ऐसा करके उन देशों को, हमारे साथ उन देशों को
अपने साथ शामिल करना चाहता है जो यूएसएसआर के साथ आना चाहते हैं। ये अमेरिका की कूटनीतिक पहल थी और अमेरिका अपनी इस कूटनीतिक और रणनीतिक पहल से यूएसएसआर को विश्व राजनीति में बहुत कमजोर कर देना चाहता था। अब इन नीतियों के विरोध में यूएसएसआर ने भी एक नीति और चलाई, उसको हम बोलते हैं मोलोटोव योजना। आपकी स्क्रीन पर मैं सर्कल कर रहा हूं, ये देखिए जो मोलोटोव योजना जो है ये मोलोटोव योजना है। ये मोलोटोव योजना क्या थी? सेम यूएसएसआर ने भी ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना की तरह मोलोटोव योजना चलाई और इस मोलोटोव योजना में यूएसएसआर ने कहा कि हम भी उन गरीब देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे जो बहुत ही हालत उनकी कमजोर है, और ऐसा करने से क्या होगा, वो सभी देश पूंजीवाद को छोड़ करके साम्यवाद की ओर आकर्षित होंगे। तो ऐसा करने से भी दोनों देशों के मध्य संबंध और खराब हो गए, शीत युद्ध और तेजी से आगे बढ़ने लगा। तो शीत युद्ध की उत्पत्ति का एक मुख्य कारण यह भी था। और अगला जो कारण है वो है सैनिक गुटों का निर्माण। अब जो सैनिक गुटों का निर्माण है, ये सैनिक गुटों का निर्माण क्या कहता है? सैनिक गुटों के निर्माण में आप ये देखिए, ये सैनिक संगठन निम्न थे। तो अमेरिकी सैनिक संगठन, देखिए सैनिक संगठनों का निर्माण से आप समझिए है क्या। यूएसए और यूएसएसआर ने अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत, अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए एक और रणनीतिक कदम चलाया, एक और रणनीतिक कदम लिया। वो रणनीतिक कदम क्या था? वो कूटनीति क्या थी? वो कूटनीति ये थी कि उन्होंने सैनिक संगठनों का निर्माण शुरू करना कर दिया। ये सैनिक संगठन क्या थे? ये सैनिक संगठन वो सैनिक संगठन थे जिनके अंदर अमेरिका ने और यूएसएसआर ने उन छोटे छोटे देशों को इकट्ठा किया जो उनकी विचारधारा से ताल्लुक रखते थे। जैसे अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों को अपने साथ शामिल करना शुरू कर दिया, वहीं यूएसएसआर ने भी पूर्वी यूरोप के देशों को अपने साथ शामिल करना शुरू कर दिया। और ऐसे उन्होंने छोटे छोटे संगठन बनाने शुरू किए और वह सैनिक संगठन अमेरिका के लिए पूरे विश्व में एक ऐसे देश के रूप में ऐसे सोर्स के रूप में काम करते थे जिससे अमेरिका कभी भी सैन्य सहायता ले सकता था। देखिए अमेरिका ने कौन कौन सैनिक संगठन बनाए थे? अमेरिका ने बनाया था उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये वाला नाटो जिसको हम बोलते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में उत्तरी अंटार्कटिका के देश थे। इन देशों से मिलकर के अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने एक सैनिक संगठन बनाया, इसको नाटो का नाम दिया गया। अच्छा, ये सैनिक संगठन करते क्या थे? इन सैनिक संगठन का काम सिर्फ इतना होता था कि अमेरिका को समय पड़ने पर अपने देश की जमीन का इस्तेमाल करने देना, कि कभी भी अगर मान लीजिए लड़ाई हो जाती है यूएसएसआर के साथ, तो अमेरिका इन देशों की जमीन पे इस्तेमाल कर सकता था, अपनी सेना को वहां पर उतार करके किसी भी देश पर अटैक करवा सकता था। साथ में इस सैनिक संगठन बनाने का एक और उद्देश्य था कि ये छोटे छोटे देश मिलकर जो सैनिक संगठन बनाते थे, ये अमेरिका को सैन्य सहायता भी देते थे। और कभी इनके बीच में यह गठबंधन भी होता था कि अगर इन छोटे देशों को कभी अमेरिका की जरूरत भी पड़ेगी तो अमेरिका भी इनकी मदद करेगा। ऐसे में अमेरिका इनको आर्थिक सहायता भी देता था ताकि इनका विकास हो सके। इसी लालच में ये छोटे छोटे देश सैनिक संगठन बना करके किसी ना किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ जाते थे। जैसे अमेरिका के साथ जो महाशक्ति जुड़ी हुई थी, अमेरिकी महाशक्ति के साथ जो देश जुड़े हुए थे वो नाटो था, सीटो था, सेंटो था। नाटो, सीटो, सेंटो इसके अंदर आपके मेन है। अमेरिका एक तो नाटो था, उसके बाद सीटो था, उसके बाद एक सेंटो था, एक बगदाद पैक्ट था और एक केंद्रीय संधि संगठन था। जब हम फिर से क्लास इसको करेंगे, मैं एक एक चीज आपको फिर से बताऊंगा कि पूरी फॉर्म की सबकी एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, और नोट्स के अंदर भी इनकी मैंने पूरी फॉर्म लिखी हुई है। नाटो उत्तरी अटलांटिक संगठन था, सीटो के अंदर दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन है, थर्ड आपका बगदाद पैक्ट है, और सेंटो केंद्रीय संधि संगठन इसको हम बोलते हैं। यह केंद्रीय संधि संगठन, इसको सेंटो हम बोलते हैं। एक बगदाद पैक्ट है और एक है सीटो दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन। ये अमेरिका ने सैन्य संगठन बनाए हुए थे। वहीं रूसी सैनिक संगठन भी थे, कुछ रूस ने भी ऐसा ही सैनिक संगठन बनाए हुए थे, कुछ छोटे छोटे देश को जोड़ करके अपने साथ संगठन में शामिल किए हुए थे। इन संगठनों में से आपको जो पहला एक देश था जो संगठन बनाया हुआ था, उस संगठन का नाम है वार्सा पैक्ट, और इस संगठन को यूएसएसआर ने 1955 में बनाया था, 1955 में। अब होता क्या है
1955 में जब यूएसएसआर ने संगठन बनाया, ये क्यों बनाए जाते थे संगठन? ये सैनिक संगठन बनाने का सिर्फ एक छोटा सा उद्देश्य यही था कि छोटे छोटे देशों को अपने साथ शामिल कर लो और इन देशों के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट कर लो कि जब भी बड़ी महाशक्ति को इनकी जमीन की आवश्यकता पड़ेगी तो इनकी जमीन का इस्तेमाल वो करेंगे, इनके हथियारों की, इनकी सेना की आवश्यकता पड़ेगी तो इनकी सेना और हथियारों का इस्तेमाल वो करेंगे। बदले में इन छोटे देशों को ये बड़ी महाशक्तियां धन देती थी, इनकी डेवलपमेंट करने में इनकी मदद करती थी, और यदि इनके ऊपर कोई आक्रमण हो जाता था तो तब भी ये भी इनकी मदद करती थी। ये था अमेरिका के यही था सोवियत शीत युद्ध के शुरू होने के कारण। हमने शीत युद्ध के शुरू होने के जो 6 कारण जो हमने पढ़े थे, इन 6 कारणों के ये देख लिया है। इसमें आपका पहला कारण आपका था वैचारिक मतभेद, दूसरा कारण आपका हमने बताया फुलटन भाषण, तीसरा हमने बताया मार्शल योजना, चौथा मोलोटोव योजना, पांचवा टिमन सिद्धांत और छठा सैनिक गुटों का निर्माण। जो इस स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, जब आप नोट्स उतारिएगा तो इसी सीरीज के अंदर आप अपने ये डायग्राम बनाइएगा। थोड़ा सा आगे पीछे ये हो गया, आप पहले फर्स्ट पॉइंट में वैचारिक मतभेद देखिएगा, सेकंड पॉइंट में आप फुलटन भाषण देखिएगा और थर्ड पॉइंट में आप ट्रूमैन सिद्धांत देखिएगा। ये इस तरफ मैंने ये हो गया क्योंकि आप फुलटन भाषण के बाद ट्रूमैन सिद्धांत को पढ़ेंगे तभी आपको मार्शल योजना समझ में आएगी। तो इसी आप सीरीज के अंदर क्वेश्चंस को उतारिएगा। अब हम आगे जो है ये नोट्स आप देख लीजिए, इस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर वीडियो को रोक करके अपने नोट्स को देख सकते हैं। फुलटन भाषण के बारे में, ट्रूमैन सिद्धांत के बारे में, मार्शल योजना के बारे में, मोलोटोव योजना के बारे में, सैनिक गुटों के निर्माण के बारे में, कैसे कैसे चलते थे, कैसे चल रहे थे, ये मैंने आपका सारा स्क्रीन पर दिखा दिया है। अब एक जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आप देखिएगा, वो आपकी स्क्रीन पर ये है। वो क्वेश्चन ये है कि परिरोधन और अवरोध का सिद्धांत क्या है? परिरोधन और अवरोध का सिद्धांत क्या है? ये आप देखिए, परिरोधन और अवरोध का सिद्धांत क्या है तथा इसने मानव जीवन की रक्षा कैसे की। ये आपके क्वेश्चन है, परिरोधन और अवरोध का सिद्धांत क्या तथा इसने मानव जीवन की रक्षा कैसे की। बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन, इस सिद्धांत को आप बड़े आसानी से समझ सकते हो, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। परिरोधन और अवरोध का सिद्धांत समझे क्या? तो देखिए, परिरोधन और अवरोध का जो सिद्धांत है, अमेरिका और यूएसएसआर, सोवियत संघ, रूस, ये दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियारों से लैस थी। क्वेश्चन को समझना है तो ये मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अमेरिका और सोवियत संघ, रूस, दोनों महाशक्तियां ऐसी थी, भरी संख्या में इनके पास परमाणु हथियार थे और दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता थी, इतनी शक्ति थी कि ये एक दूसरे को चाहती तो खत्म कर सकती थी। लेकिन अगर कोई भी महाशक्ति पहले हमला करने का रिस्क नहीं ले रही थी। क्यों नहीं ले रही थी? दूसरी महाशक्ति को पता था अमेरिका यूएसएसआर के ऊपर हमला नहीं करना चाहता था पहले, क्योंकि अमेरिका को पता था कि यूएसएसआर भी एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। यदि उसने उस पर हमला किया तो पलटवार वह भी करेगा और ऐसे में वह भी ठीक प्रकार से अमेरिका खड़ा नहीं हो पाएगा अगर उसका हमला हुआ तो। वहीं दूसरा आप देखिए, यूएसएसआर भी यही सोच रहा था कि अगर उसने अमेरिका के ऊपर हमला किया तो अमेरिका भी पलटवार करेगा और जब अमेरिका पलटवार करेगा तो ऐसी स्थिति में अमेरिका भी ऐसा पलटवार करेगा कि यूएसएसआर के लिए पुनः खड़ा हो पाना इतना आसान नहीं होगा। तो दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए परमाणु हथियारों से पूर्णतः संपन्न थी। इसी डर से दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं किया। यदि एक हमला करती तो दूसरी महाशक्ति भी, यदि एक महाशक्ति हमला करती तो दूसरी महाशक्ति भी आराम से नहीं बैठती और ऐसे में कोई भी महाशक्ति अपने समाज को बर्बाद करके दुनिया में वर्चस्व स्थापित नहीं करना चाहता था। अमेरिका नहीं चाहता था कि यूएसएसआर पर परमाणु हमला कर दूं, फिर उसके बाद यूएसएसआर अमेरिका पर परमाणु हमला कर देगा, फिर अमेरिका के अंदर भी जनमानस की बहुत बड़ी हानि होगी और ऐसे में अगर मान लो अमेरिका जीत भी जाता है तो अमेरिका किसके ऊपर राज करेगा? जब अपने देश के लोग ही नहीं होंगे तो किसके ऊपर राज करेगा? यही सोच यूएसएसआर की थी। इसलिए दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं किया। इसी को कहा जाता है परिरोधन और अवरोध का सिद्धांत। इसको आप यदि प्रश्न आपको आए तो आप प्रश्न में इसको कैसे लिखेंगे कि परिरोधन या अवरोध के सिद्धांत से अभिप्राय है कि जब दो महाशक्तियां
परमाणु अस्त्रों से लैस हों तथा एक दूसरे के विनाश में पूर्णतः सक्षम हो और ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष युद्ध के लिए कोई भी तैयार ना हो, इसे परिरोधन या अवरोध का सिद्धांत कैसे हैं। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ये कहता है कि इसने मानव जीवन की रक्षा कैसे की। तो इसने मानव जीवन की रक्षा ऐसे की, यदि परमाणु हमला ही नहीं होगा तो मानव तो अपने आप बच जाएगा। तो ऐसे में परिरोधन और अवरोध सिद्धांत ने मानव जीवन की रक्षा की, यह पूर्णतः सत्य है। अब आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि शीत युद्ध के मुख्य विवादों के बारे में बताइए। शीत युद्ध के मुख्य विवादों के बारे में जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये समझ लें, मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जब आप अपने स्कूल के अंदर यूनिट टेस्ट देना शुरू करेंगे, यूटी देंगे, उसके बाद SA1 भी देंगे, उसके बाद आप लोग फिर प्री बोर्ड भी देंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे और फाइनल भी होगा। जितने भी एग्जाम होंगे, इस चैप्टर का मैं वो हिस्सा बता रहा हूं मैं आपको अब, जो हमेशा पूछा जाता ही है कि ये हुआ कैसे। इसलिए बड़े गौर से और ध्यान समझिएगा, मैं एक चीज को बड़े अच्छे समझा रहा हूं। आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है, कोई क्वेश्चन को आपको पूछना है तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में मैं आपको वीडियो का आंसर जरूर दूंगा और कोशिश करूंगा मैं आपको हर बच्चे को समझाने की कोशिश कर पाऊं। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती, यदि आप मुझे कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो मुझे दे देना, मैं आपको अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो इसके अंदर क्लियर अच्छे से कर दूंगा। तो शीत युद्ध के मुख्य विवाद क्या क्या थे। तो शीत युद्ध के जो मुख्य विवाद थे उसके अंदर जो पहला विवाद है हमारा, हम उसको जो पढ़ना चाहते हैं वो हमारा है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट पहला विवाद हमारा ये है, क्यूबा मिसाइल संकट। ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। क्यूबा मिसाइल संकट बच्चों 1962 के अंदर ये शुरू हुआ। 1962 के अंदर क्यूबा मिसाइल संकट हमारा शुरू होता है। अभी क्यूबा मिसाइल संकट ये था क्या, बेसिकली क्यूबा जो है अमेरिका के साथ में लगा हुआ है। अब करें, ये जो फिदेल कास्ट्रो जो आपके थे, ये फिदेल कास्ट्रो आपके क्यूबा के यह राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे। अब फिदेल कास्ट्रो क्यूबा के प्रधानमंत्री थे और क्यूबा एक ऐसा देश था जो अमेरिका से बिल्कुल साथ में लगा हुआ था और यहाँ पर साम्यवादी शक्ति अमेरिका, इस पर यहाँ पर साम्यवादी शक्ति अमेरिका का प्रभुत्व था। साम्यवादी शक्ति सोवियत गणराज्य रूस का नियंत्रण था। अब समझिए चीजों को, क्यूबा एक ऐसा छोटा सा देश है जो अमेरिका के साथ लगा हुआ है और इसके ऊपर साम्यवादी शक्ति रूस का नियंत्रण है। पहली बात। अब होता क्या है, रूस जो है क्यूबा के ऊपर अपने सैनिक अड्डे बना लेता है। अभी तक तो सिर्फ रूस का नियंत्रण था क्यूबा के ऊपर और रूस की विचारधारा वाली, माने साम्यवादी विचारधारा वाली सरकार थी वहां पर और उस सरकार को चला रहे थे फिदेल कास्ट्रो। लेकिन अब क्या करता है कि रूस जो है अपना सैनिक क्षेत्र मजबूत करने के लिए, अपने सैनिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए रूस क्यूबा के अंदर अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर लेता है। अब जब वो अपने सैनिक अड्डे वहां स्थापित कर लेता है रूस के अंदर, यह खबर जब अमेरिका को पड़ती है तो अमेरिका इस बात से आग बबूला हो जाता है। वो कहता है कि रूस ने मेरे पड़ोसी देश में क्यूबा में अपने सैनिक अड्डे बना लिए। अब इन सैनिक अड्डों के निर्माण से रूस की अमेरिका के जो अंदर के जो देश थे, अंदर के जो क्षेत्र थे, अमेरिका के अंदर, अमेरिका के जो मध्य के जो क्षेत्र थे वहां तक पहुंच हो गई। अब रूस क्यूबा से अपने हथियारों को अगर वहां से अगर उनको भेजता है, शस्त्र अगर अपने परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो वो अमेरिका के अंदर तक वार कर सकते थे। इस बात से अमेरिका बहुत चिंतित हो गया। अब अमेरिका ने डिसीजन लिया, अमेरिका ने निर्णय लिया कि वह भी यूएसएसआर की इस हरकत का जवाब देगा। क्यूबा में जब यूएसएसआर ने अपने परमाणु हथियार लगा रखे थे तब उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने भी अपनी सेना से तैयार रहने को कहा और अपने जंगी बेड़े, अपने जंगी जहाज जो परमाणु हथियार, जो बड़े बड़े समुद्रों के अंदर जंगी बेड़ों से कहा आप लोग भी उतर जाइए। अब दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के आमने सामने आ गई और परमाणु हथियार, दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियारों को लेकर एक दूसरे के आमने सामने थी। अब इस दौर में यह हुआ कि दुनिया को पहली बार संकट महसूस हुआ कि अब परमाणु युद्ध होकर रहेगा। शीत युद्ध 45 सालों तक चला बच्चों।
45 सालों तक शीत युद्ध चला। 1945 से लेकर के 1990 तक शीत युद्ध चलता है। लेकिन पहली बार 1962 के अंदर जब क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न होता है, तब पहली बार दुनिया को लगता है कि अब परमाणु युद्ध होगा, क्योंकि दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियारों के साथ एक दूसरे के आमने सामने आ गई। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और यूएसएसआर के राष्ट्रपति निकिता खुश्चेव, इन दोनों ने यह फैसला लिया कि मिलकर के बातचीत करके मामले को निपटाया जाए। तो दोनों महाशक्तियों ने मिलकर के बातचीत करके मामले को निपटाया और हालातों में सुधार करने का प्रयास किया और यह परमाणु युद्ध टल गया। इस घटना को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। यह प्रश्न दो तरीके से पूछा जाएगा पेपर में आपके पास। पेपर में प्रश्न दो तरीके से पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न डायरेक्टली पूछ लेगा क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, या दूसरा प्रश्न वो ऐसे पूछेगा कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। और जब आपसे पूछे कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, तब आप बताइएगा कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट था जो 1962 में उत्पन्न हुआ। यह छोटी सी इसी घटना है। और संकट भी थे, इसमें कोरिया संकट भी था, बर्लिन संकट भी था। यह मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डालूंगा। अब हम जानते हैं कि अब ये जानना शुरू करते हैं कि ये शीत युद्ध के बाद जब हमने ये जान लिया क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, इसके बाद हम चैप्टर का जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि द्विध्रुवीयता को चुनौती किस प्रकार मिली। द्विध्रुवीयता को चुनौती किस प्रकार मिली, मैं वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं और एनसीईआरटी से सारे कुछ नोट्स ही लिए गए हैं। द्विध्रुवीयता को चुनौती कैसे मिली, और सीक्वेंस से एक चीज मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूं। अभी आपने पढ़ा कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, तो शीत युद्ध का चरम बिंदु हमें मालूम पड़ गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि द्विध्रुवीयता को चुनौती कैसे मिली। बच्चों, जो दो ध्रुव है, दो ध्रुव का मतलब क्या होता है? दो ध्रुव आपके क्या क्या दो ध्रुव थे? देखो, जो दो ध्रुव थे, एक ध्रुव था अमेरिका, ठीक है, और एक ध्रुव था आपका मैं आपको यहां पर स्क्रीन पर आप देखिए, एक जो ध्रुव था हमारा, एक अमेरिका था, और दूसरा जो ध्रुव था हमारा वो था सोवियत गणराज्य रूस। ये दो ध्रुव थे। विश्व में दो महाशक्ति थी, एक अमेरिका और एक सोवियत गणराज्य रूस। दो महाशक्ति थी दुनिया के अंदर, जिनको दो ध्रुव हम बोलते हैं। अब दोनों महाशक्ति आपस में 45 सालों तक संघर्ष करती रही। किसी भी महाशक्ति में किसी भी देश में इतनी क्षमता नहीं थी, इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो यूएसएसआर को या फिर अमेरिका को टक्कर दे सके। लेकिन टक्कर मिली। अब मैं बात करता हूं कि दो ध्रुवीयता यूएसएसआर को और अमेरिका को टक्कर कैसे मिली। 1961 में होता क्या है, जो यूएसएसआर और अमेरिका, ये जो दोनों देश हैं, इन दोनों देशों की इन दोनों महाशक्तियों आपस में लड़ाई चल रही थी। लेकिन अभी कुछ देश ऐसे थे जो नव स्वतंत्र हुए थे, जो अभी आजाद हुए थे। 1945 में शीत युद्ध चलना शुरू हुआ। 1947 के अंदर भारत आजाद हुआ। 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ। और ऐसे ही बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री ऐसी थी जो उसी समय आजाद हुई थी। और ये सभी देश, जैसे भारत ने लगभग 300 सालों की गुलामी सही। 300 सालों की गुलामी में मैं आपकी बात करता हूँ। 200 हम बेसिकली बोलते हैं, लेकिन असलियत में भारत की गुलामी देखी जाए तो 300 सालों की गुलामी थी। भारत ने 300 सालों की गुलामी सही। लेकिन जो ये 300 सालों की जो गुलामी थी, इसके बाद भारत नहीं चाहता था कि वो फिर से किसी देश का गुलाम बने। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक निर्णय लिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक निर्णय लिया। वो निर्णय क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो शीत युद्ध जो चल रहा है, इस शीत युद्ध में भारत ना तो यूएसएसआर के साथ शामिल होगा, ना यूएसए के साथ शामिल होगा, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि फिर से किसी महाशक्ति के साथ शामिल होकर के वो अपनी स्वतंत्रता को खो दे। 300 सालों के बाद तो आजादी मिली, और आजादी मिलने के बाद फिर से किसी महाशक्ति में शामिल हो जाना, ये किसी भी राष्ट्र के लिए, कोई भी राष्ट्र ऐसा इसको करना उचित नहीं समझता था। ऐसी इस लाइन में नव स्वतंत्र देशों की, जो राष्ट्र नए आजाद हुए थे, मैं उनको नव स्वतंत्र देश बोल रहा हूं। मैं जो राष्ट्र नए आजाद हुए थे उनको मैं नव स्वतंत्र देश बोल रहा हूं, और उनको मैं तीसरी दुनिया का देश भी कहता हूं। नव स्वतंत्र देश और तीसरी दुनिया के देश, ये दोनों बात एक ही है। जब शीत युद्ध शुरू हुआ 1945 में, उसके बाद बहुत सारे देश आजाद हुए, जिसमें इंडो अमेरिकन भी देश थे, जिसके अंदर आपके इंडियन कंट्री भी थी, जिसके अंदर आपकी अफ्रीकन कंट्री थी, और इसके अंदर आपकी
और ऐसी कंट्री भी थी, लैटिन अमेरिका की देश थे जो उसी समय तुरंत आजाद हुए थे। आसपास के देश सालों में वो आजाद हुए थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी तरीके से या तो अमेरिका में शामिल हो या यूएसएसआर में शामिल हो। वो ऐसा इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि सब उनको अभी भी तो इतने लंबे सालों में आजादी मिली थी, वो किसी महाशक्ति में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मैसेज दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर एक भाषण दिया और उस भाषण में कहा कि भारत दोनों महाशक्तियों में किसी के साथ शामिल नहीं होगा। और उन्होंने दुनिया के उन सब देशों का आह्वान किया जो नव स्वतंत्र आजाद हुए थे, नए नए आजाद हुए थे, जो न्यू फ्रीडम कंट्री थी, उनसे कहा था कि आप भी किसी महाशक्ति में शामिल ना हो और अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखें। तो उन सभी देशों ने भारत के इस विचार का समर्थन किया और भारत के जब विचार को उन्होंने समर्थन जब किया तो वो सभी देश भारत के इस विचार से सहमत हुए। और इस विचार से सहमत होने के बाद उन देशों ने एक मूवमेंट चलाया, एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन को बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। और इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर जो मेन बेसिक रूप से जो हमारे 5 जो देश थे, वो 5 देश आपके ये थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो भारत से थे, जोसेफ ब्रॉज टीटो थे जो यूगोस्लाविया से थे, सुकार्नो थे जो इंडोनेशिया से थे, वामे एनक्रुमा थे जो घाना से थे, और गमाल अब्दुल नासिर थे जो मिस्र से थे। इन 5 देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को चलाया। और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन ये सीधा सीधा ये कहता था कि हम किसी भी महाशक्ति में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हम अभी अभी नव स्वतंत्र रूप आजाद हुए हैं, अपनी आजादी को हम खोना नहीं चाहते हैं, आजादी बहुत बहुमूल्य है, अपनी आजादी को बिल्कुल भी नहीं खोएंगे। तो इसलिए इन्होंने अपनी आजादी को सुरक्षित रखने के लिए निर्णय लिया कि हम भारत के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाएंगे। और चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भारत की क्षमता को समय रहते भांप लिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निर्णय लिया कि वह तेजी से भारत को विश्व मंच पर एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करेंगे। अतः उन्होंने कहा कि भारत अफ्रो एशियाई मित्रता का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल पेश करेगा। और भारत ने यह भी कहा कि इसके बाद वह दुनिया के देशों का, तीसरी दुनिया के देशों का, जिसके अंदर लैटिन अमेरिकन कंट्री थी, अफ्रीकन कंट्री थी और एशियन कंट्री थी, इन तीनों महाद्वीपों की कंट्री का वह इंजन बन के काम करेगा। और ये तीनों महाद्वीपों के देश भारत के साथ साथ चलेंगे। अब ऐसा होने से क्या होता है, ऐसा होने से भारत की जो आइडेंटिटी है, भारत की जो पहचान है, वो विश्व पटल पर मजबूत हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि अब भारत अकेला नहीं था, अब भारत को कोई महाशक्ति, चाहे वो यूएसएसआर हो चाहे वो यूएस हो, वो अब भारत को बिल्कुल भी किसी भी तरह से ये नहीं कि दबाव नहीं बना सकती थी कि आप हमारे साथ शामिल हो जाओ। अमेरिका भारत के ऊपर दबाव नहीं बना सकता था कि आप हमारे साथ शामिल हो जाओ। क्यों नहीं बना सकता था? क्योंकि अगर अमेरिका ने दबाव बनाया भारत पर, तो अमेरिका को डर था कहीं भारत तीसरी दुनिया के देशों को लेकर के कहीं यूएसएसआर के साथ शामिल ना हो जाए। और यूएसएसआर को डर था कि हमने दबाव बनाया तो कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी दुनिया के साथ शामिल होकर के वह अमेरिका के साथ शामिल हो जाए। तो दोनों देश आपस में बहुत इस बात को लेकर के चिंतित थे। अतः भारत की विश्व पटल पर बड़ी मजबूती हुई। यह था ध्रुवीयता को चुनौती मिली। 2 ध्रुवीयता को चुनौती कैसे मिली? गुट निरपेक्ष आंदोलन से मिली। गुट निरपेक्ष आंदोलन का विचार किसने दिया? ध्यान रखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उनका मानना था कि भारत के अंदर बहुत क्षमता है और भारत विश्व का तीसरी दुनिया के देशों का नेतृत्व करेगा, तीसरी दुनिया के देश भारत के साथ चले। और भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में स्पष्ट कहा गया था कि भारत किसी भी महाशक्ति के साथ शामिल नहीं होगा, वो अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखेगा। इसके अलावा भी गुट ध्रुवीयता को चुनौती दी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, नई अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था बोलते हैं। अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा ये सारी चीजें क्या थी। और बहुत सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर के अंदर जाननी जरूरी है। अभी हम आज के लिए इस चैप्टर को अभी इतना ही क्लोज करते हैं। जब नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तब मैं आपको और सारी चीजें बताऊंगा कि गुट निरपेक्षता कितना सफल हुआ, कितना नहीं हुआ, उसको कितनी, और उसमें आज गुट निरपेक्षता किन हालातों में है, गुट निरपेक्षता देशों आज कितने देश हैं, क्या गुट निरपेक्षता पृथकतावाद है, अलगाववाद है, पृथकतावाद अलगाववाद क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद इस चैप्टर के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, आपके इसमें 10 या 8 क्वेश्चन हैं और ये 8-9 क्वेश्चन काफी हैं आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के लिए। मैं आपको हर चैप्टर में ही सिर्फ इतने ही क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा, और पूरे चैप्टर की एक स्टोरी वाइज समझाऊंगा। आपने करना क्या है, जब आप वीडियो देखें तो पहले नोट्स ले लें, अपने हाथ में कॉपी ले लें, जो बातें मैं बोल रहा हूँ
उन बातों को आप जो है अपने नोट्स में डाउनलोड करते रहें, अपने लिखते नोट्स मेकिंग करते रहें अपनी, और साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। जब स्क्रीन पे जो आपका चल रहे हैं नोट्स, इनकी स्क्रीनशॉट भी लेते रहें, आपके बाद में पढ़ने के लिए काम ये आएंगे। और मैं एक एक चीज को, एक चैप्टर को बड़े अच्छे से क्लियर करता जाऊंगा, और आपको यह जांचना हो, ये असेसमेंट करना हो कि जो मैंने पढ़ाया वो कितना यूजफुल है, तो उसके लिए मैं आपको फुल्ली ओपन चैलेंज में दे रहा हूं। मैंने जो भी आपको चैप्टर पढ़ाया, अब आप अपना कॉपी उठा लीजिए, पुराने क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, और उनमें से जो आप मैच कर लीजिए फर्स्ट चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया था वो आया कि नहीं आया। ये सारी चीजें मैं करके आपको हर उस वीडियो के अंदर बताता चलूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने और फ्रेंड्स को इसका लिंक भेजें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देखें वीडियो को। और जो बच्चे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे, जिनको पॉलिटिकल साइंस बहुत कठिन सा सब्जेक्ट लगता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मुझे अपने एक टीचर के रूप में स्वीकार करो, और मैं आपको एक एक चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। और यदि आपको कहीं लगता है कुछ समझ में नहीं आती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी आपको दे दूंगा, लिख दूंगा, आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में क्या कौन सा क्वेश्चन समझ में आपको नहीं आ रहा है, या कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, कुछ सुझाव मुझे आप देना चाहते हैं तो कमेंट में आप दे सकते हैं। आज के लिए इस चैप्टर को इतना ही रखते हैं। थैंक यू बच्चों।